हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। हम लोग अपने चैनल पे जो है शुरू किए हुए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने आपको डील कर दिया था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। हमने आपको बता दिया है आपका जो टॉपिक चल रहा था ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हमने बता दिया है आपको। चलिए आगे इसी टॉपिक को हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आरएनए के बारे में। देखिए आरएनए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चूँकि ये डीएनए का हेल्पर है और डीएनए जो अपना जितना भी फेनोमेनन को रिप्रेजेंट करता है सेल के अंदर में वो बिना आरएनए का नहीं कर सकता, है ना। तो हम लोग सबसे पहले आरएनए के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। अब देखो आरएनए का फुल फॉर्म तो आपको पता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। यही है इसका फुल फॉर्म, राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। राइबो न्यूक्लिक एसिड कहाँ से आया है, राइबो आया है राइबोज शुगर से, आपको याद होगा राइबोज शुगर। न्यूक्लिक एसिड तो आप हम लोग सारे लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए जो है ना, वो फर्स्ट जेनेटिक मैटर है। एक्चुअली में इवोल्यूशनरी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें ना तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले आरएनए का ही एग्जिस्टेंस था, डीएनए तो था ही नहीं। सबसे पहले आरएनए ही मेरा बेसिक मैटर अवेलेबल था, न्यूक्लिक एसिड के रूप में सबसे पहले आरएनए का इवोल्यूशन हुआ है और उसी में चेंजेस होने के वजह से फिर डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। चूँकि आरएनए जो होता है वो थोड़ा अनस्टेबलाइज टाइप का मॉलिक्यूल है, जबकि डीएनए थोड़ा हाईली स्टेबलाइज मॉलिक्यूल है। यही वजह है कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अच्छे ढंग से स्टोर करके रख सकता है, जबकि आरएनए में ऐसा होता नहीं है। आरएनए जो होता है वो हमेशा इसमें चेंजेस होता रहता है, इसमें हमेशा म्यूटेशन होता रहता है। इसी वजह से ये क्या हुआ, ये चेंज कर गया, ये डीएनए में कन्वर्ट कर गया है। तो हम लोग देखते हैं क्या है इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ बता देता हूँ आपको कि ये क्या होता है। आपके बॉडी में सेलुलर लेवल पे बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इवन आप देखते होंगे ये ट्रांसलेशन को, जैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, स्प्लाइसिंग को कंट्रोल करता है, ये म्यूटेशन भी कर सकता है ये। तो ये सब जो है किसका किसका पर्पस है, ये सब किसका फंक्शन है, ये सारे के सारे फंक्शन आरएनए के हैं। आरएनए जो होता है वो कैटलिस्ट के जैसा भी एक्ट करता है और ये जेनेटिक मैटर भी है, दोनों टाइप का बिहेवियर है इसका। ये कैटलिस्ट के जैसा भी है, इन्वॉल्व होता है और जेनेटिक मटेरियल भी है। और जितने भी रेट्रोवायरसेस हैं वो सारे रेट्रोवायरसेस में अगर कोई जेनेटिक मैटर है तो क्या है, वो आरएनए ही है। वही मैंने बता दिया है कि रेट्रोवायरसेस आरएनए इज द जेनेटिक मैटर। रेट्रोवायरसेस में क्या आता है, जैसे एचआईवी आपने अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, ये कोरोना एक टाइप का रेट्रोवायरस है ना। आप समझते होंगे इसका म्यूटेशन का रेट बहुत हाई होता है, बहुत तेज़ी से म्यूटेट करता है। और आपको पता है ये जो कोरोना आप देख रहे हो ये क्या है, जब तक इसको होस्ट मिलता रहेगा ये अपना इफेक्ट डालता रहेगा। जैसे ही इसको होस्ट मिलना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये डिमोरलाइज कर जाएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आरएनए पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब देखिए आरएनए के बारे में अगला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ कि ये हाईली एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होता है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। इसकी अनस्टेबिलिटी जो होती है ना, इसकी वजह से ये क्या होता है, ये काफ़ी एक्टिव होता है ना। और क्या ये चेंज करता है, कंटिन्यूसली इसमें चेंजेस होता रहता है और यही कंटिन्यूसली चेंजेस जो होता है इसको डीएनए में कन्वर्ट कर दिया है ना। कंटिन्यूस चेंजेस की वजह से डीएनए, क्योंकि देखो कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो अगर अनस्टेबलाइज है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो स्टेबलाइज हो जाए। तो आरएनए जहाँ अनस्टेबलाइज है वहीं डीएनए क्या होता है, उसके कंपेयर में ज़्यादा स्टेबिलिटी है इसकी। ये थोड़ा मोर स्टेबलाइज्ड है, इसकी स्टेबिलिटी कुछ ज़्यादा होती है ना। तो जब मोर स्टेबलाइज है तो ये इसका फॉर्मेशन जो होता है ऑलमोस्ट इसी से हुआ है, डीएनए से हुआ है। अब देखो आरएनए जो होता है वो एडेप्टर मॉलिक्यूल्स के जैसा भी बिहेव करता है, आगे इसी वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को। और क्या, आरएनए जो होता है उसके बारे में कहा जाता है कि ये वेक्टर मटेरियल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आरएनए जो होता है वो आसानी से ट्रांसमिट कर सकता है सेलुलर रीजन में भी और सेल से बाहर भी, है ना। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर डीएनए के द्वारा जाता है या फिर आरएनए का जो सेल्फ मैटर होता है ना, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू डीएनए। ओके। और क्या भाई, तो आरएनए जो होता है उसका क्या होता है, रेट ऑफ म्यूटेशन। देखो रेट ऑफ म्यूटेशन ऑफ आरएनए इज ऑल्सो वेरी फास्ट, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके लिए हैं? आरएनए के लिए। ओके, अब देखिए, अब इतने इंफॉर्मेशन होने के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। देखो, आरएनए के स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलेगा? तो राइबोज शुगर मिलेगा। आप नीचे देख रहे होगे राइबोज शुगर, जिसमें ये फर्स्ट प्राइम, सेकेंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम और फिफ्थ प्राइम आपका था। तो इसके 2 प्राइम पे आपको क्या मिलता है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप मिलता है, OH मिलता है। जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था, है ना? याद है ना आपको ये बातें? तो ये आपका राइबोज है, और साथ में आपको इसमें क्या मिलता है? यूरासिल। याद होगा आपको, इसके अंदर क्या मिलता है? यूरासिल मिलता है। जबकि डीएनए में ये क्या मिलता था? डीएनए में ये थाइमीन था। तो यूरासिल की वजह से भी ये क्या होता है? थोड़ा सा अनएक्टिव होता है। इसकी एक्टिविटी जो होती है ना, वो यूरासिल की वजह से भी कम होती है ना? ये आपको मैंने बताया था, पीछे भी मैंने आपको बताया था। तो यूरासिल में आप देख रहे होगे कि ये जो सिंगल चेन स्ट्रक्चर है, सिंगल साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, इसका जो आप देख रहे हो, इस साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में आपको क्या मिल रहा है भाई? तो इसमें आपको मिल रहा है, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड, ये फर्स्ट नाइट्रोजन, ये पहले पॉइंट पे हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यही था ना आपका? तो देख लो, दूसरे और छठे पे आपको ऑक्सीजन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यूरासिल का। इसी के वजह से ये थोड़ा अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू थाइमीन, है ना? तो आगे बढ़ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर को देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि राइबोसोम जो आप देख रहे हो, सॉरी आरएनए जो हमारा है, उसका फिर मैंने टाइप बताया आपको। ये स्ट्रक्चर हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर देखने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? टाइप ऑफ आरएनए। अब देखो, आरएनए का टाइप को अगर हम लोग देखें तो हमको क्या मिलने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आरएनए का 2 बेसिक टाइप बताया गया है। एक टाइप जो है वो क्या है? जेनेटिक आरएनए होता है, और एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। एक होता है जेनेटिक आरएनए और एक क्या होता है? नॉन जेनेटिक आरएनए। अब जेनेटिक आरएनए का एग्जांपल मैंने दे दिया, जैसे रियो वायरस हो गया, HIV हो गया, TMB हो गया, जिसको हम लोग रेट्रोवायरस बोलते हैं। सारे रेट्रोवायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? आरएनए होता है। वहीं पे नॉन जेनेटिक आरएनए ही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में ही आपको डिटेल किया गया है, इवन NCERT में भी। तो देखिए, ये 3 टाइप का मैंने बताया है आपको। एक होता है राइबोसोमल आरएनए, rRNA, एक होता है ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है मैसेंजर आरएनए। ये 3 टाइप का आरएनए आप देख रहे होंगे। देखो, तीनों का मैंने बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज बता दिया आपको। देखो, राइबोसोमल आरएनए सबसे मोस्ट एबंडेंट आरएनए होता है पूरे सेलुलर रीजन में, लगभग 80% होता है ये। वहीं पे ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो सेकंड मोस्ट एबंडेंट है, देख रहे हो, 10 to 15% है। और वहीं पे मैसेंजर आरएनए जो आप देख रहे हो वो क्या है? 1 to 5%, सबसे कम मैसेंजर आरएनए होता है। और क्या, ये आरएनए पाया कहाँ जाता है? तो आपको मिलेगा ये राइबोसोम्स पे। इसका लोकेशन कहाँ होता है? तो राइबोसोम्स पे होता है। वहीं पे अब ट्रांसफर आरएनए को अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और ये प्रोड्यूस्ड होता है किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। जबकि देखो, राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियोलस के द्वारा, है ना? वहीं पे मैसेंजर आरएनए भी क्या होता है? डीएनए के द्वारा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि आपने जो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था उसमें मैसेंजर आरएनए आपको मैंने बताया था ना, वो डीएनए के द्वारा ही फॉर्मेशन होता था इसका, है ना? और क्या, ये राइबोसोमल आरएनए इस तीनों आरएनए में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। राइबोसोमल आरएनए सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना? वहीं पे आप ट्रांसफर आरएनए को देखोगे तो ये स्मॉलेस्ट होता है, और ये उतना स्टेबल नहीं होता है जितना राइबोसोमल। और मैसेंजर आरएनए तो बहुत ही लिस्ट स्टेबल होता है। आपको याद होगा, मैंने बताया था इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या होता है? कैपिंग और टेलिंग किया जाता है इसका, है ना? एक्सोनिक और इंट्रॉनिक पार्ट दोनों अवेलेबल था, उसको फिर कैपिंग और टेलिंग करके इसको स्टेबलाइज कर दिया जाता है, वही है ये। ओके, आगे क्या मैंने क्या बताया? ट्रांसफर आरएनए सबसे स्मॉलेस्ट है। देखो, 4s आरएनए होता है। एस का मतलब आपको याद है ना? एस क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं, वही चीज़ है ये। और क्या भाई, इसका फंक्शन अगर हम, अच्छा, इसका टाइप भी देख लेते हैं। देखो, यूकैरियोटिक में दिया हुआ है कि ये 4 टाइप का होता है। देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है नीट वगैरह के एग्जाम में ये, कि राइबोसोमल आरएनए कितने टाइप का होता है यूकैरियोटिक में? तो 4 टाइप का। क्या क्या नाम है उसका? तो 28s हो गया, 18s हो गया, 5.8s हो गया और 5s हो गया। ये 4 टाइप का यूकैरियोट्स में पाया जाता है। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? 3 टाइप्स का। देख रहे हो, 23s हो गया, 16s हो गया और 5s हो गया। देखो, 5s जो होता है ये दोनों में पाया जाता है, ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। 5s आरएनए जो होता है ना, वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के राइबोसोमल आरएनए में अवेलेबल होता है।
ठीक ना। वहीं पे ट्रांसफर आरएनए को देखेंगे तो मैंने बताया अभी कि हम आरएनए को एडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो स्पेशली ट्रांसफर आरएनए को एडेप्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है। ठीक, इसके बारे में हम लोग सब डिटेल करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग मैं बताऊंगा आपको कि ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर, मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर, इसको मैं डिटेल करने जा रहा हूँ इसी वीडियो में। और इसी ट्रांसफर आरएनए का जो मॉडलिंग दिया था, मतलब इसके जो स्ट्रक्चर्स का जो मॉडल दिया था ना, उसका साइंटिस्ट का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है, दैट इज हॉली। और उस मॉडल को हम लोग बोलते हैं क्लोवर लिप मॉडल। वहीं पे मैसेंजर आरएनए का पर्पस क्या होता है भाई, तो देखो ये जो आरएनए है ना, टी आरएनए जो आप देख रहे हो, ये टी आरएनए एक्चुअली में कैरी करता है न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक एसिड को कैरी करने का काम करता है। ये इसके पास एंटीकोडॉन एरिया होता है, इसके पास न्यूक्लिक एसिड को कैरी करने वाला एरिया होता है, इसके पास वो साइट अवेलेबल होता है जिसकी वजह से ये राइबोसोम के ऊपर अटैच करे। हम लोग आगे डिटेल करने जा रहे हैं इसको। अब अगर हम लोग बात करते हैं मैसेंजर आरएनए का, तो इसका क्या पर्पस है भाई, तो इसका मेन पर्पस जो होता है वो क्या करता है, वो डीएनए के का कोडॉन को कंसिस्ट करता है। एक्चुअली में डीएनए जो मैसेज देता है ना पूरे सेल में, वो कोड के टर्म में देता है। इसके बाद का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो जेनेटिक कोड पे होगा, तो उसी का मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक आपको बता रहा हूँ कि डीएनए जो होता है वो अपना कोड जो देता है ना, वो मैसेंजर आरएनए को प्रोवाइड करता है। तो ये कहीं ना कहीं मैसेंजर आरएनए डीएनए के मैसेज को कोड के टर्म में लाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोडॉन। ठीक ना, इस पर डिटेल हम लोग अगले वीडियो में बात कर लेंगे। अब आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखिए आ गया स्ट्रक्चर ऑफ टी आरएनए। क्या आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ टी आरएनए। देखो टी आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो मैंने अभी बताया ना कि ये क्लोवर लिप मॉडल दिया गया था टी आरएनए के बारे में, हॉली ने दिया था इसको। वहीं पे इसका 3 डायमेंशनल मॉडल, 3D मॉडल जो था इसका, वो दिया था किम और क्लग ने, जिसको हम लोग एल शेप्ड मॉडल बोलते हैं, इन्वर्टेड एल शेप्ड मॉडल बोलते हैं इसको। तो ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़ना है, आपको मेन रूप से क्लोवर लिप मॉडल ही पढ़ना है आपको। ठीक ना, इसका डिटेलिंग हम लोग यहाँ पे नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक फिर और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ क्लोवर लिप मॉडल, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यही एक टी आरएनए का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो टी आरएनए में आपको क्या क्या मिल रहा है, देखिए इस टी आरएनए में आपको मिल रहा है ये वाला जो साइट आप देख रहे हो, ये साइट क्या है, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, जिसमें आपको देखिए ये 5 प्राइम मिलेगा और क्या मिलेगा, 3 प्राइम मिलेगा। 5 प्राइम और 3 प्राइम आप देख रहे होंगे। तो 3 प्राइम से ही अटैच होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का जो अटैचमेंट होता है ना, वो 3 प्राइम से होता है। ओके, और 5 प्राइम जो आप देख रहे हो, ये बस एज ए हेल्प के जैसा काम करता है ना। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ बता भी दिया है इसके बारे में। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है अमीनो एसिड बाइंड विथ 3 प्राइम विथ COOH ग्रुप। ये सब इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, आपको याद रखना है कि COOH ग्रुप से अमीनो एसिड में COOH ग्रुप होगा ना, तो वो 3 प्राइम से अटैच होता है। और 3 प्राइम जो टर्मिनल होता है वो कहाँ से, ये टर्मिनल जो होता है वो क्या करता है, तो इस टर्मिनल में आपको कौन सा बेस पेयर मिलने जा रहा है, तो ACC। ये सब बातें आपको याद रखनी है, क्या मिलने जा रहा है इसमें, ACC। वहीं पे 5 प्राइम जो आप देख रहे हो उस पर मिलेगा आपको गुएनोसिन। 5 प्राइम जो होगा उसमें फॉस्फेट के साथ कौन जुड़ा हुआ रहेगा, गुएनोसिन जुड़ा हुआ रहेगा। अब देखिए इस प्राइम के बाद हम लोग देखते हैं ये वाला लूप, देख रहे हो T-C लूप जो है। तो T-C लूप जो आप देख रहे हो उसमें आपको क्या मिलेगा, तो लगभग 7 बेस पेयर का लूप होता है ये। और ये लूप जो होता है वो क्या पर्पस होता है इसका, राइबोसोमल बाइंडिंग लूप है। ये राइबोसोम के साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है इसका, यही पर्पस है इसका। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई, तो नेक्स्ट आप देख रहे होगे एक्स्ट्रा आर्म, जो वेरिएबल आर्म होता है ये चेंज करता रहता है, इसका शेप और साइज बदलता रहता है। उसके नीचे अगर हम आए तो फिर अगला मेरा जो लूप आप देख रहे होगे वो है आपका एंटीकोडॉन लूप। देख रहे होंगे आप एंटीकोडॉन लूप, ये भी 7 बेस पेयर्स का लूप है। और एंटीकोडॉन लूप जो होता है इसमें देखिए 3 बेसिक कोडॉन होता है। 7 बेस पेयर में 3 तो आपको यही है जिसको हम लोग नोडॉक बोलते हैं। नोडॉक, देखो आप कोडॉन को उल्टा करो तो देखो नोडॉक होगा ना, कोडॉन। अगर आप इसको उल्टा लिखते हो तो क्या मिलेगा, नोडॉक। तो ये जो कोड मैसेंजर आरएनए पे होता है ना, उस कोड के हिसाब से इसके अंदर एंटी कोड पाया जाता है। और वही एंटी कोड एक पर्टिकुलर टाइप के अमीनो एसिड को इस हिस्से में जोड़ने का काम करता है। यही यहाँ पे पर्पस है इसका, कि ऑन द बेसिस ऑफ कोड प्रेजेंट ओवर द मैसेंजर आरएनए, दिस एंटीकोडॉन कैरी आउट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एमिनो एसिड ऑन द
3 प्राइम ऑफ द स्ट्रैंड, यही मेन पर्पस होता है इसका। ओके, और ये जो एमिनो एसिड जो होता है उसको अटैचमेंट के लिए ये वाला हिस्सा उसको रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं DHU लूप, है ना, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप बोलते हैं इसको हम लोग, DHU लूप बोलते हैं इसको। इसमें लगभग 8 से 12 बेस पेयर होता है। तो 8 से 12 बेस पेयर वाला जो लूप है, इसमें देखिए क्या पाया जाता है, एमिनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप होता है। ये क्या होता है, एमिनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। और यहाँ पे एसाइल सिंथेटेज पाया जाता है जो एमिनो एसिड का एसाइलेशन करवाता है और जिसकी वजह से वो 3 प्राइम पे अटैचमेंट करता है। तो आप समझ रहे होंगे कि आपका जो ट्रांसफर आरएनए है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। देखिए इस टाइप का क्लोवर लिप मॉडल टाइप का होता है, जिसमें आपको कौन कौन सा लूप हो जाएगा। ये हो गया अटैचमेंट ऑफ एंटी एमिनो एसिड लूप जो 3 प्राइम पे अटैच करता है COOH के साथ। दूसरा आपको मैंने बताया टी-साई लूप जो क्या होता है, राइबोसोमल बाइंडिंग लूप है। ये राइबोसोम के ऊपर अटैच करने में हेल्प करता है इसको। ये एक्स्ट्रा आर्म है जो वेरिएबल होता है। वहीं पे ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो ये एंटी कोडॉन लूप है, जिसमें कि 3 कोड्स एंटी कोड्स अवेलेबल होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप के एमिनो एसिड को कैरी करता है। और ये वाला जो लूप देख रहे हो ये क्या करता है भाई, तो ये स्पेसिफिक, देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, एक्टिवेट स्पेसिफिक एमिनो एसिड टू अटैच ऑन दिस साइट, है ना, इस साइट पे अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है, जिसको हम लोग DHU लूप बोलते हैं, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप। ओके, तो ये हमारा हो गया क्लोवर लिप मॉडल, किसका, tRNA का, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग देखने जाएंगे किसको, मैसेंजर आरएनए को हम लोग देख रहे हैं। देखिए मैसेंजर आरएनए आ गया। आप मैसेंजर आरएनए जो होता है, मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करता है, कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ DNA इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन। ये कोडॉन के फॉर्म में DNA के मैसेज को कैरी करता है। और ये प्रोकैरियोटिक mRNA अगर आप देखोगे और यूकैरियोटिक mRNA, दोनों में अंतर मिलेगा आपको। देखो प्रोकैरियोटिक mRNA जो होता है वो क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको इस बात का ये वादा किया था कि ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक और जो आपका था ना मोनोसिस्ट्रॉनिक, इसको मैं आगे डिटेल करूंगा। मैं उसी को डिटेल करना हूँ यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक mRNA जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, पोली मतलब क्या हुआ, बहुत सारा सिस्ट्रॉन, आपको याद होगा वो हिस्सा जो पॉलीपेप्टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए वही मैंने लिख दिया, इसमें सेवरल सिस्ट्रॉन होते हैं। सेवरल सिस्ट्रॉन कहने का मतलब क्या, सिंगल mRNA हैज मैसेज टू प्रोड्यूस डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और इसमें देखिए कुछ इस टाइप का लूप होता है, जैसे 5 प्राइम है, AGGU है और 3 प्राइम हो गया। तो इसका जो देख रहे हो ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसको हम लोग SD सीक्वेंस बोलते हैं, साइन डेलग्रेनो सीक्वेंस बोलते हैं इसको। तो साइन डेलग्रेनो सीक्वेंस जो होता है ना वो 5 प्राइम से स्टार्ट होता है और 3 प्राइम तक होता है। और इसका पर्पस क्या है, ये क्या करता है, ये देखो एक्चुअली में ये जो सीक्वेंस है ना ये इस मैसेंजर आरएनए को जोड़ने में हेल्प करता है अ स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम में। वही मैंने लिख दिया है कि हेल्प टू बाइंड विथ अ स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये मैसेंजर आरएनए जो होता है ना ये राइबोसोम के स्मॉलर यूनिट के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो होता है वो किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोट में। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है कि सिंगल mRNA जो होता है वो अलग अलग टाइप के मैसेज को कंसिस्ट करता है जो डिफरेंट टाइप का पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कर सकता है। और उसमें ये साइन डेलग्रेनो जो सीक्वेंस होता है ना वो जरूर से जरूर पाया जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक, ये तो प्रोकैरियोटिक हो गया। अब देखिए यूकैरियोटिक mRNA आपको मैं बता रहा हूँ। यूकैरियोटिक mRNA जो होता है ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। देखो ये मैंने उसका स्ट्रक्चर बना दिया है, देखिए 5 प्राइम हो गया, 3 प्राइम हो गया, इसमें देखिए अनटर्मिनेटिंग जोन है, ये अनटर्मिनेटिंग रीजन है। देखो एक कोडॉन का जो रीजन होता है ना वो दोनों तरफ से अनटर्मिनेटिंग रीजन से जुड़ा हुआ होता है। अनटर्मिनेटिंग रीजन इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज करता है और इसको हेल्प करता है अपने काम को प्रॉपर वे में कंटिन्यू करने के लिए, ठीक ना। और ये देखिए आपको याद होगा 5 प्राइम पे देखिए कैपिंग होता है 7 मिथाइल ये गुएनोसिन ट्राईफॉस्फेट, याद है ना आपको, मिथाइल गुएनोसिन ट्राईफॉस्फेट से इसका कैपिंग होता है। और पॉलीएडेनिन जो होता है वो टेलिंग किया जाता है इससे 3 प्राइम पे, है ना। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरा पिछला वीडियो जो आपका है ट्रांसक्रिप्शन का वो वीडियो आप देखिए और उसमें आपको मैंने ये प्रॉपरली आपको बताया। देखो
आपको ये चीज़ें समझने के लिए कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। जब आप, चूंकि एक एक पार्ट जो है ना, एक एक पॉइंट जो आपको बताया गया है इस पूरे सीक्वेंस में, खासकर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक एक लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, है ना। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपके आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे अगर आप इसको प्रॉपर वे में समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं मेरा ये प्रयास है कि वो सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में डेवलप हो रहे हैं, मैं उसको और ज़्यादा क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ना तो आपको एनसीईआरटी ही है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये तो आप समझ गए ना कि ये कोडिंग जोन हो गया, ये अनट्रांसक्राइब्ड रीजन हो गया जिसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, ये 5 टर्मिनल हो गया कैपिंग, और ये 3 टर्मिनल हो गया 3' जो हो गया वो पोली एक टेलिंग होता है। और ये कोडिंग जोन है। कोडिंग में जोन में देखोगे AUG जो होता है, इसको चेन इनिशिएशन कोड बोलते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग कोडॉन पढ़ेंगे। बस यहाँ पे आप यही समझो कि ये क्या है, इनिशिएशन कोड है। एक्चुअली में ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है ना, पॉलीपेप्टाइड का जो सिंथेसिस होता है उसको ये इनिशिएट करता है। वहीं पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे होगे UAA लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में चेन टर्मिनेशन कोड है। ये स्टॉप करता है, ये पूरे सीक्वेंस को स्टॉप कर देगा। मतलब जब ये आ जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, आपका पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस स्टॉप कर जाएगा, ओके। अब देखो, इस वीडियो को देखने के बाद इवन आप जो मैंने आपको पढ़ाया है म्यूटेशन, और मैंने उसमें बहुत सारा जो आपको टर्म दिया था मिसेंस म्यूटेशन, और भी अलग अलग टाइप का जो मैंने पॉइंट शिफ्ट ये हाँ शिफ्टिंग म्यूटेशन मैंने आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बताया है। तो ये सब आप समझिएगा तो और ज़्यादा आपको समझ में मिलेगा, आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे। तो देखिए, मोनोसिस्ट्रॉनिक पर हम लोग बात कर रहे थे कि ये क्या होता है, इसमें सिर्फ सिंगल पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है, और ये मेटाबॉलिकली थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और देखिए, इसमें अनट्रांसक्राइब्ड पार्ट मिलता है, UTR रीजन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैंने पहले भी बताया इसमें आपको। और कोडिंग रीजन जो होता है उसको क्या करता है, ये अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड के लिए कोड कंसिस्ट करता है। यही वो जोन है जहाँ पे बहुत सारे कोड अवेलेबल होंगे, और वो कोड जो होगा वो उसको रीड आउट करेगा कौन, एंटीकोड से tRNA, और रीड आउट करके ये जो आपका देखो कुछ ऐसा होता है, ये आपका लार्जर सब यूनिट हो जाएगा राइबोसोम का, और ये स्मॉलर सब यूनिट हो जाएगा। और राइबोसोम देखिए मैसेंजर RNA यहीं पे अटैच होता है, और यहाँ पे ग्रुप्स पाया जाता है, उसी ग्रुप्स में tRNA आएगा और अलग अलग कोड को पढ़ के अपने साथ एमिनो एसिड को लाएगा, और एमिनो एसिड का जब चेन बनेगा तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देगा, ओके। इसको हम लोग ट्रांसलेशन प्रोसेस से पढ़ेंगे ना, तो उसमें डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। तो कोडिंग रीजन वही होता है, वेरियस टाइप्स के कोड कंसिस्ट करता है जो एमिनो एसिड के बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही लिखा हुआ है ये। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ RNA, और उससे रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स मैंने डील करने का कोशिश किया है। मुझे आशा है कि आपका कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा स्ट्रांग होगा, और मुझे ये भी विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरे अच्छे ढंग से देखोगे, और इससे जो भी आपको प्रॉब्लम अगर है, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में, आपका स्वागत है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आइए और हमसे कुछ सवाल करिए, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा और मुझे ये पता चलेगा कि आपका क्या रिस्पांस है। क्योंकि देखिए, जो लोग पढ़ते हैं उन्हीं को डाउट होता है, जो नहीं पढ़ते उनको डाउट नहीं होता, है ना। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको डाउट होगा, और ऑब्वियसली जब आपको डाउट होगा तो आप क्वेश्चन करोगे, और आपके क्वेश्चन का मैं स्वागत करूँगा। मुझे आशा है कि आप ऐसा कुछ करोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। अपने दोस्तों से ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में, और उनको भी लाइए अपने साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।